ये सब क्वेश्चंस करा दिए थे कि अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन सब में से माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। क्लोरीन। क्यों फ्लोरीन का सब माइनस आई सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल। अगर ये पूछा जाए NO2 और F में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मींस इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? NO2 का। अगर पूछा जाए इन दोनों में माइनस आई किसका होगा ज्यादा? बताया गया है कि माइनस आई ऑफ एनी केटाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रल्स। ये दोनों माइनस आई करेगा, माइनस आई, इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा हो? OR का ज्यादा होगा। क्यों OR का ज्यादा होगा? चेन ज्यादा है। देखो एक लॉजिक से सोचा जाए, आर ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा। आर क्या होगा? आर इज अल्काइल ग्रुप। ऑल अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप। तो आर ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो अगर ये आर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या कम होगा? देखो ये ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहता है, ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहता है, बट ये ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये आर सप्लाई कर दे रहा है। समझ रहे हो ये चीज? बट यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आर सप्लाई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। इसलिए एक लॉजिक से देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए कि OR का माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए, OH का ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि OR का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे मान लो कि आर ग्रुप, ये आर ग्रुप क्या होगा? अगर मान लो कि आर ग्रुप मिथाइल है तो ये दोनों में क्या होता है? रिपल्सन्स होता है, रिपल्सन्स। इस रिपल्सन्स के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ये एक तरह से एक्सेप्शन भी बोल सकते हो कि OH का माइनस आई एज कंपेयर टू OR कम होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी एक्सेप्शंस की तरह ही
अगर लॉजिकली देखा जाए तो माइनस आई किसका ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर सेम ये तीन तीन अल्काइल ग्रुप, तीन तीन अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इस नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि NR3 का NH3 से माइनस आई ज्यादा होता है। यहाँ पर भी ये चीज, दोनों चीज ध्यान रखिए। यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक है, आर ग्रुप क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन के कारण क्या होता है, इसका एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल के कारण यहाँ पर एस करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, सो मच सो। बट ये आप ध्यान रखिएगा, NR3 का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH3। अब एक ऑर्डर लिखा देते हैं कि ये माइनस आई का ऑर्डर और एक प्लस आई का ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस आई का ऑर्डर देखो, इसको एक आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। NF3 NR3 NH3 NO2 CN एसिड, फिर उसके बाद लिख लेना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन ग्रुप, फिर ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप ये, इसका भी थोड़ा माइनस आई होता है। फिनाइल ग्रुप के बाद फिर, अच्छा एक यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर इसके बाद ये जो बताया OR के बाद OH, उसके बाद ये कंटिन्यू करो। OR OH इतना ध्यान रखना है आपको। ये एक तरह से ऑर्डर है माइनस आई का। अब मैं ये सब बता भी चुका हूँ, देखोगे NR3 का NH3 से ज्यादा होता है, देखो वहां पर बताया गया है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ये भी बताया गया है कि OR का OH से ज्यादा होता है, देख सकते हो। तो ये एक ऑर्डर याद रखना है। ये भी आप जनरलाइज कर सकते हो, केटाइनिक का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, आप देख भी सकते हो केटाइनिक का माइनस आई बहुत ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दिए हैं आपको। ये भी बता दिए NO2 का फ्लोरीन से ज्यादा होता है। ये भी ध्यान रखना है CN का ये सबसे ज्यादा होता है, बट NO2 से कम होता है। तो ये ऑर्डर एक याद नहीं करना है, बट आपको दिमाग में रखना है, ये आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। चलो उसके बाद प्लस आई का ऑर्डर भी इसी तरह लिखा देते हैं। आज में भी शाम को एक्स्ट्रा क्लास हो केमिस्ट्री का है। कल से इनऑर्गेनिक कराएंगे, कल से एक चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कल से, या हमको लगता है मंडे से कोई चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे कल बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले खत्म करें, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन पूछा करते हैं। देखो इसमें CH2 माइनस, फिर उसके बाद NH माइनस, फिर O माइनस। ये आपको लॉजिकली सोचना है
कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ना। इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू O माइनस, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा होगा। प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद ध्यान रखना है CO माइनस, एनायनिक का प्लस आई हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल्स, देख रहे हो ये सब का ज्यादा है। फिर उसके बाद टर्सरी अल्काइल ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप सर ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप में समझते हो? टर्सरी अल्काइल ग्रुप मीन्स ये देखो एक टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, ये जो कार्बन है ना ये टर्सरी है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 अदर कार्बन से लिंक्ड है, ये सब जनरल में बता चुका हूं। तो ये टर्सरी अल्काइल का माइनस आई ज्यादा होगा। फिर सेकेंडरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद CT3, CD3, CH3, और ये भी लिखना है तो पहले T का आता है, फिर D का आता है, फिर H का। तो ये एक जनरल ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये भी हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा चुके हैं अगर आपको याद हो तो। करवा चुके हैं, नोट्स में लिखाया गया है, देखोगे तो, कि जितना फ्री वैलेंट कार्बन पर जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही उसका प्लस आई पावर ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हो ये टर्सरी था, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था, और ये मिथाइल ग्रुप का देते हैं। तो इन सब में बता चुके हैं कि प्लस आई पावर किसका ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फ्री वैलेंट कार्बन पर ब्रांचिंग होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई होता है। तो ये एक जनरल ऑर्डर है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर कैसे अरेंज किया गया है। अगर ये भी नहीं ध्यान रखना है तो जितना एटलीस्ट क्वेश्चंस करवाया गया उसको ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। गर्मी बढ़ गया है ना? वोट दिया? हम्म दिया वोट? कब? एक दो तो हुआ ना? कल, कल भी? आज है? अच्छा, इधर इधर इस इलाका में 17 तारीख को। तो आप लोग घर नहीं गए थे? हम्म यहीं पर था? घर नहीं गए थे? क्या की? हम्म पढ़ाई की? पढ़ाई किया? पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स के वैल्यू। के मतलब क्या होता है पता? के आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया गया। जितना ज्यादा के होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। अभी से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया,
कंजुगेट बेस मेनली क्या होता है, एनायन होता है इसका। तो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल्स होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। तो अभी के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। मतलब सीधा सीधी बात है कि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में लेके चलते हैं, देखो ये एक एसिड है, यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ देते हैं, फ्लोरीन जोड़ देते हैं, और यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो इन दोनों में फर्क क्या चीज का है बताओ? यही फ्लोरीन का और ये मिथाइल ग्रुप का। अब ये बताओ फ्लोरीन कैसा है, प्लस आई वाला है या माइनस आई ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप है, बिल्कुल सही। और ये CH3 कैसा ग्रुप है? ऑल अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप। ये इतना समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो ना, आप इसका कंजुगेट बेस बनाओ। कंजुगेट बेस कैसे बनाओगे? इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसको निकाल देंगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा। ये कंजुगेट बेस बन जाएगा, ऐसा कुछ। ये शुरू क्वेश्चन है तो करवा रहे हैं कि कंजुगेट बेस बन गया। इसका अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो। ये फ्लोरीन माइनस आई वाला, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई वाला। अब देखो ये एनायन बन गया, ये एनायन बन गया। एनायन का स्टेबिलिटी देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस आ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है तो इसको माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच कर स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये लिखा गया माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि इसका कंजुगेट बेस स्टेबल्स होता है। इसका जो एनायन होता है स्टेबल्स होता है, देख रहे हो, समझ रहे हो? ये एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। इस एनायन को ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, और उल्टे इलेक्ट्रॉन भेज कर इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। समझ रहे हो? इसलिए लिखा गया है कि माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बट प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, घटाएगा। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, अगर के का ऑर्डर लिखना हो तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब बताओ इन दोनों में के किसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? एक बार में इमेजिन करो, आप इसका एनायन बना ले, एनायन बना लेंगे तो आप एक बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आप इमेजिन करना सीखिए। एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर एनायन बना लेंगे, ये एनायन बन गया, बन गया ना एनायन। अब ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा? अब ये NO2 कैसा ग्रुप है बताओ? माइनस आई ग्रुप। ये भी कैसा ग्रुप है? अब ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किसका माइनस आई ज्यादा है? NO2 का। अगर NO2 का माइनस आई ज्यादा है तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल्स होगा। तो अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल्स होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है, ये दोनों बात ही क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। चलो सेकंड,
कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को C माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि सेम लॉजिक यहां पर भी चलता है। अब बताओ, कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस आई। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। सेम लॉजिक जो एसिडिक स्ट्रेंथ में लगता है, यहां पर भी वही लॉजिक चलेगा। आप बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होगा, सॉरी इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा? हाँ, वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंड, क्योंकि इसका ये माइनस आई ग्रुप है और ये तो प्लस आई ग्रुप है, उल्टे इसको डीस्टेबलाइज करेगा। अगर यहाँ पर फिर यही क्वेश्चंस में अगर हम यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला का माइनस आई NO2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो जैसे एसिडिक स्ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी तरह कार्बन आयन का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों में एनायन नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो उसको माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच खींच कर स्टेबलाइज करेगा और प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर उसको डिस्टेबलाइज करेगा। थर्ड एप्लीकेशन है, दैट वन इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जिसको हम केवी से डिनोट करते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग पावर। क्योंकि बेस का एक डेफिनेशन होता है, लीस्ट बेस का डेफिनेशन होता है, जिसके पास लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का एक डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू लीस्ट बेस, लीस्ट एसिड लोन पेयर। लीस्ट एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? जो कितना आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर लीस्ट एसिड। तो इसमें क्या है, इसमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ, पहला फंडा तो ये ध्यान रखना है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पर डिटेल्स चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहीं से बेस बना रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। यहाँ पर उल्टा चलेगा। इसे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों बोले कि ये दोनों में कौन ज्यादा बेसिक, तो किस कौन आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये देखना पड़ेगा ये कैसा ग्रुप है, ये एक प्लस आई ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, एक माइनस आई ग्रुप है। अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये खींचेगा तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम गया तो ये लेस बेसिक हो गया, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि उसको मिथाइल ग्रुप भी क्या कर रहा है, अपने इंडक्टिव इफेक्ट से सपोर्ट कर रहा है। समझ गया? तो अगर केबी का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा,
ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला एप्लीकेशंस भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को C+ से डिनोट करते हैं। एंड फ्री रेडिकल्स, दोनों का एक ही फंडा है। जो फंडा यहाँ पर ये लग रहा था वहां पर भी वही फंडा लगेगा। अब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, +I या -I? अब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो प्लस ये जो +I ग्रुप ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप। चलो ये लिख लिया। चलो क्वेश्चन देखो, ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये सब बात को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। अब बताओ, ये दोनों कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल्स है? अगर स्टेबिलिटी पूछे तो कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा? देखो हम लोग जानते हैं ये कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है। ये -I ग्रुप है। ये दोनों क्या कर रहा है, एक्चुअली कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो अब ये देखेगा कि कौन कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो ज्यादा स्टेबल्स होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं फ्लोरीन का -I कम है एज कंपेयर टू NO2, तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स? डिफरेंस क्या क्या चीज का है, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मींस +I, तो किसका +I ज्यादा है? अच्छा मिथाइल का ज्यादा है। अरे बोला था कि देखो ये फ्री वैलेंट कार्बन, अगर ब्रांचिंग सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा होगा तो उसका +I पावर भी ज्यादा होगा, दिखाया गया है। तो बताओ इसका +I ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट। तो अगर +I ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो सीख गया, ये समझ में आ गया। तो ये सब एप्लीकेशंस है। अब नोट में कुछ पॉइंट्स लिखो। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। अब नोट में पॉइंट लिखिए। पहला नोट, पॉइंट नंबर 1,
distance 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 always dominates over inductive power अब इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझे क्वेश्चन। अगर इन दोनों में क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है, अगर इन दोनों में पूछता कि कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बोलता? कौन ज्यादा स्टेबल? तो ये पहला ऊपर वाला, क्योंकि इसका माइनस आई कम है, इसका माइनस आई ज्यादा है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो, देखो अब पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या, अभी तक जितना भी हम क्वेश्चंस करा रहे थे तो डिस्टेंस को सेम रख रहे थे, जो भी रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस सेम था। अभी यहां पर देखो, रेफरेंस पॉइंट से ये सेकंड कार्बन पर है और ये थर्ड कार्बन पर है। तो अब क्या करें? तो इस केस में क्या बोला गया कि डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर बोला गया। तो अभी ये बताना है कि हाँ इसका माइनस आई कम है एज कंपेयर टू NO2, बट एज डिस्टेंस क्लोजर है, डिस्टेंस क्लोजर होने के कारण इसका माइनस आई ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू NO2। तो NO2 से अगर ज्यादा हो गया तो अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इसलिए बोला गया कि डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स, इसका डिस्टेंस कम गया, अगर डिस्टेंस कम गया तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया। चलो दूसरा पॉइंट लिखिए, वीक मल्टी ग्रुप weak multi-group so more inductive power shows more inductive power than a single stronger group, comma, if distance are same, if distance are same चलो ये क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चंस के थ्रू समझिए। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल, तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे इन जनरल देखा जाए तो फ्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से ज्यादा होता है। तो अगर उसके ऑर्डर पर देखा जाए तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका माइनस आई पावर कम है और इसका माइनस आई पावर ज्यादा है। तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा और ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। बट क्या बोला गया, वीक मल्टी ग्रुप
वीक मल्टी ग्रुप शोज मोर इंडक्टिव पावर, मीन्स वीक मल्टी ग्रुप होने के कारण इसका माइनस आई पावर ज्यादा हो गया फ्लोरीन से भी, समझ रहे हो। अगर इसका माइनस आई पावर ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और डिस्टेंस अभी सेम है, डिस्टेंस को छेड़छाड़ नहीं किए, डिस्टेंस अभी सेकेंड कार्बन पर ही फ्लोरीन रखे हैं, सेकेंड कार्बन पर ही एक ब्रोमीन रखा गया, मल्टी ग्रुप रखा गया, इसलिए लिखा गया इफ डिस्टेंस आर सेम, तो वीक मल्टी ग्रुप भी उसका भी इंडक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा एक सिंगल स्ट्रॉन्गर ग्रुप से। चलो थर्ड पॉइंट्स लिखिए। इफ द एटम्स आर सेम, if the atoms are same, if the atoms are different, sorry, if the atoms are different, if the atoms are different comma, then always decide the stability by, then always decide the stability by इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज। अगर एटम्स आपका डिफरेंट है, अगर आपका रेफरेंस एटम डिफरेंट है, तो वहां पर स्टेबिलिटी आप एटम्स का साइज या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखकर करोगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट को देखकर। जैसे क्वेश्चन से देखिए, ऐसे करोगे। अगर हम पूछे कि इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, देखो जनरल टेंडेंसी क्या होगा, ये कैसा है, ये एक एनायन है, एनायन, एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई करता है। तो बताओ इसमें चेंजेस क्या है, ये यही चेंजेस है ना, CF3 और CH3। तो अभी बताओ CF3 का माइनस आई ज्यादा होता है या CH3 का, CF3 का माइनस आई, ये तो प्लस आई है। तो अभी क्या होना चाहिए, अगर आप देखोगे तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा, सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल्स होगा फर्स्ट से। ये कब होगा, जब आपका रिफरेंस एटम सेम होगा तब। बट अभी रिफरेंस एटम आपका डिफरेंट है, ये ऑक्सीजन पर माइनस है और ये नाइट्रोजन पर माइनस है, तो यहां पर कभी इंडक्टिव इफेक्ट हम लगाएंगे ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाएंगे, जब आपका रिफरेंस एटम सेम होगा। अभी तक जितना भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन करवा रहे थे वहां पर मेरा रिफरेंस एटम सेम था, यहाँ पर रिफरेंस एटम अलग है। अगर रिफरेंस एटम अलग है तो हम रिफरेंस एटम को देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल्स है। तो अभी ऑक्सीजन पर ये ईएन रूल बताए थे, याद है ईएन रूल, ईएन रूल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल्स। तो बताओ इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल्स या इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल्स, ऊपर वाला। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होगा, कभी भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं देखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा रिफरेंस एटम डिफरेंट है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एटम्स आर सेम, नेक्स्ट नोट्स का जो भी नंबर हो, इफ द एटम्स आर सेम, if the atoms are same but their s character are different,
but their S characters are different, comma, decide stability by S character. यहां पर भी हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या बोला गया? अगर आपका एटम सेम हो बट अगर एस कैरेक्टर में डिफरेंस हो तो स्टेबिलिटी हमेशा एस कैरेक्टर से डिसाइड करो, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट से। तो जैसे क्वेश्चन से समझो, अगर लॉजिकली देखा जाए, रेफरेंस एटम्स कार्बन, यहां पर भी कार्बन। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट से सेकेंड वाला ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, ये तो प्लस आई ग्रुप है, होना चाहिए ना। बट यहां पर क्या बोला गया? रेफरेंस एटम सेम है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बताओ किसका एस कैरेक्टर ज्यादा? ये वाला। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल्स एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज, तो कौन ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? ऊपर वाला। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने के लिए दो कंडीशंस होता है। सबसे पहले रेफरेंस एटम सेम रहना चाहिए, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन सेम रहना चाहिए, तभी जाकर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, if the atoms are same, if the atoms are same, if the atoms are same and their S character is also same, and their S character is also same, एस कैरेक्टर के ब्रैकेट में आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। एस कैरेक्टर कैसे देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर ही ना। एंड देयर एस कैरेक्टर इज ऑलवेज आल्सो सेम, कॉमा, देन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, देन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के ब्रैकेट में लिख सकते हो इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक, डैश। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो कब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाएंगे? रेफरेंस एटम सेम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को लगाएंगे। तो ये चलो, तो ये सब बातें हैं, कुछ ध्यान रखना है, ये सब बेसिक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशंस। हाइपर कंजुगेशंस, आई थिंक सो सेकंड था। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हाइपर कंजुगेशन, थर्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट भी ऑलमोस्ट ओवर है, क्योंकि आपको रेजोनेंस पढ़ा दिया गया है। तो हाइपर कंजुगेशंस में लिखिए, हाइपर कंजुगेशन को एससी से लिखा करेंगे। हाइपर कंजुगेशंस ऑकर इन, हाइपर कंजुगेशंस ऑकर इन
कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स एंड अल्कीन, अल्कीन। हाइपर कंजुगेशन यही तीनों सिस्टम्स में मेनली होता है। आगे देखोगे कार्ब एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता उसका लॉजिक बताएंगे। तो हाइपर कंजुगेशन occur in carbocation free radicals alkene and not in carb anion। हाइपर कंजुगेशन कभी भी कार्ब एनायन में नहीं होता है। अब ये हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, लिखे नेक्स्ट पॉइंट। When an sp3 hybridized sp3 hybridized carbon having at least one hydrogens is directly connected with लिखो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स, रुक जाओ, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कार्बन having unfilled p orbitals or half filled p orbitals or fully filled p orbitals then sigma electron of CH bond involves in pi bond formations पैराग्राफ चेंज करके लिखो। दिस सिग्मा पाई रेजोनेंस is called hyperconjugations चलो अब देखो ये क्या बोला गया, समझो इसको। देखो बोला गया ऐसा, when an sp3 hybridized कार्बन, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। when an sp3 hybridized carbons having at least one hydrogens, यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन्स है। एक बात और बता दूं, इस हाइड्रोजन्स को, ये जो कार्बन है ना, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इससे अटैच हाइड्रोजन्स को हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स भी बोला करते हैं। क्या बोला, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये सब हाइड्रोजन जो है
इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेबल्स। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स, और या अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। यहां पर समझे हम, when an sp3 hybridized carbons having at least one CH bond, एक से ज्यादा है तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, समझा? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, इफ इट इज कनेक्टेड विथ अनदर कार्बन जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। जैसे इसके पास क्या है, हम लोग अगर बात करेंगे, दिस वन इज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल्स, या हम लोग बोल सकते हैं अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स है, अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स, या ये ऐसे भी हो सकता है। देखो ये क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, और बोला गया है ना क्या बोला गया, देखो दिस वन इज, क्या बोला गया है, एक तो बोला गया अनफिल्ड p ऑर्बिटल्स या वैकेंट p ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, और ये क्या बोला गया, फुलफिल्ड फुलफिल्ड p ऑर्बिटल्स। फिर से डेफिनेशंस पढ़ो, क्या बोला गया आप वहां पर मिलाएं। When an sp3 hybridized carbons having at least one hydrogens is directly connected with vacant p orbitals और या half filled p orbitals और या fulfilled p orbitals, then क्या होता है, देखो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इस CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व्स इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस, involves in pi bond formations, ये भी क्या करेगा, involves in pi bond formations, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा और इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी सिग्मा पाई कंजुगेशंस को, इसी सिग्मा पाई रेजोनेंस को ही हम लोग हाइपर कंजुगेशंस बोलते हैं। अगर ये ऐसा होगा तो किस तरह दिखेगा, ये ऐसा ही दिखेगा, देखिए
हम्म, हो गया होगा। क्या? तो क्या ये बोला, क्या समझ में आया? हम्म, लिख लिया? चलो, इसको हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन, यहाँ एक भी कुछ बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं ना, नहीं दिख रहा, दिखाई दे रहा है ना ये सब, देखो। तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड, क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस as hydrogens remains without any bond, as hydrogen remains without any bonds. अब ये कार्बन आयन में ही क्यों क्यों नहीं होता है, ये भी अब सोचने वाली बात है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर कार्बन आयन होगा तो ऐसा कुछ सिनारी होगा, देखो। यही कार्बन आयन होगा, कार्बन आयन, हम्म, कार्बन आयन है। तो अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्या ये कार्बन कभी 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाएगा? नहीं। इसलिए कार्ब एनायन में कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। समझ में आया? तो ये भी अगला पॉइंट लिख ले, हाइपर कंजुगेशन डू नॉट ऑकर इन कार्बन आयन, क्योंकि इसके पास ऐसा करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आपको हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स को काउंट करने आना चाहिए, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, कैलकुलेशंस ऑफ, कैलकुलेशंस नहीं, काउंटिंग ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स, काउंटिंग ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन्स भी बोलते हैं, ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन्स भी लिख लीजिएगा। तो इधर इधर हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और इधर आप अल्फा हाइड्रोजन बताइएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम कार्बोकेटान्स में देखते हैं, देखो। तो देखो कैसे आप फाइंड करोगे, इस कार्बोकेटान से एडजेसेंट sp3 कार्बन ही आपका अल्फा कार्बन होगा और इससे अटैच हाइड्रोजन ही आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अगर पूछे तो यहाँ पर कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे? 3, यही 3। अगर हम आपसे पूछे कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? अगर हम आपसे पूछें कि कितना अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और इससे 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2।
कितना अल्फा हाइड्रोजन्स? देखो 2 यहां पर दिख रहा है, 3 यहां पर दिख रहा है, 3 यहां पर दिख रहा है, कितना हो जाएगा? 8। बताओ। 9। ये तीनों अल्फा कार्बन और इससे 3 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 9 हाइड्रोजन। हम्म 3 6 8। पहला वाला में 4, दूसरा वाला में 7, 3 5 7, इसमें 1, यही 1। जैसे देखो, अगर फ्री रेडिकल्स होगा तो अगर हम पूछे इसमें कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स, तो क्या करना है? ये फ्री रेडिकल्स, इसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, तो क्या बोलते? 3। कितना बताओ? 2 4 5। कितना? 8। तो जैसे यहाँ पर इसके लिए कर रहे थे, हर एक हम प्लस को हटाएं, डॉट लगाएं, सब फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। चलो अब अल्कीन में देखते हैं कुछ। तो देखो, ये एक सिस्टम है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन्स। ये एक सिस्टम था, इससे जुड़ा हाइड्रोजन कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है दैट वन इज अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये एक सिस्टम, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पर कितना बोलते हैं? 3 बोलते हैं। इसमें कितना बोलते हैं? 0। अल्फा कार्बन ही नहीं है। कितना बोलते हैं? 6। 12। 3 6 9 12। कितना है? 6। टू 3। 9 3 6 8
9। तो आई थिंक अब इतना क्वेश्चंस कराने के बाद आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालने आ जाना चाहिए। नोट में एक पॉइंट लिख ले, एज द अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, as the alpha hydrogen increases, as the alpha hydrogen increases, comma, stability of alkene, stability of alkene slash free radicals slash carbocation increases। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होगा, अल्कीन, कार्बोकेटान्स, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। चलो उसके बाद हाइपर कंजुगेशंस इन फ्री रेडिकल्स, सॉरी हाइपर कंजुगेशंस इन कार्बोकेटान, पहले हाइपर कंजुगेशंस इन कार्बोकेटान्स। नेक्स्ट हेडिंग हाइपर कंजुगेशंस इन कार्बोकेटान्स, यही कार्बोकेटान्स है। यही कार्बोकेटान्स है। तो देखो ये तीनों ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो तीनों कैसे करेगा, एक एक करके दिखा देता हूं। देखिए एक बार ऐसे करेगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा कुछ। देखिए आप लोग इस साथ बनाओ। फिर अगर ये करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए तीनों को पार्टिसिपेट किया, पहला बार ये किया, दूसरा बार इसको करवा दिए, तीसरा बार इसको करवा दिए। तो ये 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड क्लीवेज। तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स दैट इज इक्वल टू 3। तीन ही स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, CH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, CH बॉन्ड टूट रहा है। तो दैट विल बी ऑलवेज, अगर ये पूछता है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तो 3 हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर है जो कि CH बॉन्ड जिसमें टूटता है। अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछता है तो क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, 4। यहां पर फिर से लिख लें, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान्स आल्सो
जैसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, देखिए बताइए इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इन चारों कार्बोकेटाइंस में कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा? लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 9 अल्फा एच है, इसके पास 6 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है, और इसके पास 0 अल्फा एच है। नहीं है में 0 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा अगर नंबरिंग कर दें सबको तो? अच्छा, इसको हम बोल दें टर्सरी, टर्सरी कार्बोकेटाइंस, इसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस, इसको प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, और इसको मिथाइल केटाइंस, मिथाइल केटाइंस। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? दैट विल बी टर्सरी कार्बोकेटाइन का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस का, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइंस का, और फिर मिथाइल केटाइंस का। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से चलते तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट में ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी वही हो, सेम ऑर्डर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है इनको 3-3 प्लस आई ग्रुप, 3-3 अल्काइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको 2 ही करेगा, इसको 1 करेगा, इसको कोई करने वाला है ही नहीं। तो इस कार्बोकेटाइन को इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखा जाए तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, और हाइपर कंजुगेशन से तो आ ही रहा है। चलो एक और क्वेश्चन। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं। ये टर्सरी है, और ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है। ये इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 5 7, इसमें 1, इसमें 3 5, अच्छा इसमें 2 और 1 3, 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या? अगर नंबरिंग कर दे 1 2 3, तो 1 का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर 3 का, फिर 2 का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा ऐसा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चर involving how many structure involving CH bond, how many structure involving CH bond? तो बताओ, how many structure involving CH bond? क्या 6 होगा, 6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 2 यहाँ, और 1 यहाँ। तो 6 ही ऐसा हाइड्रोजन है जहां पर उस हाइड्रोजन का क्लीवेज होगा, CH बॉन्ड इन्वॉल्व होगा उसमें। अगर आपको याद हो तो प्लस आई का ऑर्डर बताया था कि सबसे ज्यादा CT3 का होता है, फिर CD3 का, और फिर CS3 का। बट अगर आपसे हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर पूछेगा तो ये होता, उल्टा होता है।
क्यों उल्टा होता है? क्योंकि सी एच बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू सी टी बॉन्ड। मीन्स क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो सी टी बॉन्ड का ज्यादा होता है, सी एच बॉन्ड का कम होता है। क्यों? और हाइपर कंजुगेशन में आप देखते हो सी एच बॉन्ड का क्लीवेज, जो अभी हाइपर कंजुगेशन आपको हम दिखाए थे, तो क्या होता है, क्या एक्चुअली होता है इसमें? ये जो बॉन्ड को टूटना रहता है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा उतना ही फास्टर हाइपर कंजुगेशन होगा, तो सी एच बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, सीटी बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन विल बी मोर स्टेबल? देखो, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे जैसे मूव करते जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन होता है। अगर हम इंडक्टिव से देखने चले तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि CT3 का प्लस आई ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर हाइपर कंजुगेशन से देखे तो हाइपर कंजुगेशन से CH3 का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CT3। तो क्या होगा, ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर हम इंडक्टिव से नहीं देखेंगे, क्योंकि इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है। बट अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दें आपसे, बताओ अभी तुमको हाइपर कंजुगेशन अभी पढ़ाए, अभी इसमें हाइपर कंजुगेशन कहाँ से कर रहा है? अल्फा कार्बन है। अरे यार, तो इसमें अल्फा कार्बन, इसमें हाइपर कंजुगेशन या इसमें कहाँ से होगा? उसके लिए अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन देखने लायक बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से देखना पड़ेगा। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे तो क्या होगा, टी का आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एच। तो जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको घर में जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब बेसिक है। ये सब बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे के समय में बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद लिखे हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। जल्दी जल्दी बनाओ।
जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा अल्कीन का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा उसी तरह। हो गया? बना लिए? कुछ नहीं किए, जैसे इसके पहले वाला बनाया था यहाँ पर भी वही किया। और सबका छुट्टी नहीं खत्म हुआ? और सब, और सब कहाँ गए? घर? अभी घर से नहीं आई? हम्म। होली का रंग नहीं उतरा होगा। आजकल ऑनलाइन भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शन ऑप्शन ही है। और जितना ज्यादा ऑप्शंस है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। चलो, जैसे क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाला रिलेटेड करवाऊं। हाँ होगा, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स पता नहीं। इस पूरा कल भी? हाँ सर, मंडे से। फिजिक्स नहीं होगा तो फिर केमिस्ट्री भी हो सकता है, क्योंकि अब केमिस्ट्री ज्यादा होगा। 2 घंटा केमिस्ट्री करवा देते हैं। ऑर्गेनिक ही करवाएंगे, इनऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक मंडे से। हम्म। हम बात कर लेते हैं तो फिर हम कुछ बोलेंगे, ऐसा होगा तो फिर बता दिया जाएगा। 2 घंटा ऑर्गेनिक हो जाएगा तो जो बहुत चीज कवरेज हो जाएगा आज। आज आपका हाइपर कंजुगेशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हाइपर कंजुगेशन। फिर उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो तो थोड़ा सा ही है। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ भी कवरेज करा देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से जरूर रहते हैं। एब्सेंट क्या है? रिकॉर्डेड लेक्चर से। हम्म। हाँ, हम देंगे देंगे, सेंड कर देंगे, सेंड कर देंगे संडे तक। देखो सेंड कर देते हैं। नोट्स है, पहले का भी है, बट उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन चल रहा है। तो संडे तक देखो, 1-2 दिन टाइम है, करते हैं काम उस पर। चलो तो इसमें बताओ, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ऐसा ही कुछ, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। हम बोले थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए छुट्टी में, तो पढ़ा। पी ब्लॉक पढ़ लिया? अच्छा, पी ब्लॉक 13 पढ़ा, 13।
13 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो पी ब्लॉक पढ़ा क्या? 2-3 पेज। चलो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पर कितना? 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 2 3 2 5 और 7 ना, और इसमें 3 6 9 3 6 8 10। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये एक अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है, मैं दे रहा हूं। ब्यूटीन, इसको क्या बोला जाता है? ब्यूट 1 ENE। दिस वन इज 2 ब्यूटीन, या ऐसे। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अगले क्लास में बताएंगे, या बताएंगे आप? बताऊं?